हमारे साथ अब कार्यक्रम में एडवाइस फाइनेंशियल्स के अमरीश बलिका भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अक्षर देशमुख हमारे साथ ही। अमरीश, एक बाजार पर आपसे राय लेना चाहता हूं। क्या आपको लग रहा है कि अब फैक्टर्स बाजार पर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं और जो कुछ भी एक तेजी हमें देखनी थी देख ली और अब एक बार की बाजार में तेजी की पोजीशंस हल्की कर लेने का वक्त है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? नेगेटिव फैक्टर्स तो श्योरली है, पर मुझे लगता नहीं कि दिस इज अ टाइम टू एग्जिट द मार्केट्स। जो करेक्शन हमने देखा, आई थिंक इज अ हेल्दी करेक्शन after the sort of a move which we saw in the last 2 months from 5,200 levels to 6,300 levels. It is quite natural that we could have a small correction which is about 250-300 points. तो मुझे लगता नहीं कि market will go below 6,000-6,050 levels. So I think closer to those levels should be the time to actually start buying again. चलिए, यहाँ पर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, ये मानना है अमरीश का। देखते हैं आज कैसी शुरुआत होती है। प्री ओपनिंग सेशन की कुछ टिक्स आपके सामने आती हुई 25 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 5 अंक ऊपर, तो काफी तक शांत शुरुआत होती हुई दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। लेकिन एक्शन में जो स्टॉक रहेगा वो है टाटा मोटर्स। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स दिए हैं टाटा मोटर्स ने बेहद शानदार, 5% के आसपास का उछाल टाटा मोटर का स्टॉक प्री ओपनिंग सेशन में दिखा रहा है। आपको बता दूं 4% के आसपास की तेजी टाटा मोटर्स की एडीआर में हमने शुक्रवार को अमेरिका में देखी थी, तो काफी हद तक अच्छे नंबर्स पर रिएक्शन एक आना यहाँ पर लगभग तय दिख रहा है। लेकिन रुपए की चाल ज्यादा अहम है इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए और बेहद कमजोर शुरुआत रुपए ने की है। 63 रुपए के अहम आंकड़े पर लगभग 1% के आसपास की कमजोरी पर हम खुलते हुए दिख रहे हैं। 52 पैसा कमजोर है इस वक्त रुपया, लगभग 1% की कमजोरी, तो 63 का लेवल रुपए पर आता हुआ दिख रहा है। साइकोलॉजिकल अहम लेवल है, देखना है कि इस लेवल को हम होल्ड कर पाते हैं या नहीं। लेकिन Q3 खत्म होने का खतरा जो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है और जिसके चलते डॉलर दुनिया भर के करेंसीज के सामने मजबूत होता हुआ दिख रहा है, उसका असर साफ तौर पर रुपए पर पड़ रहा है। शुक्रवार को हमने रुपए में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखी थी, लेकिन आज एक गैप डाउन ओपनिंग रुपए में होती हुई दिख रही है और उसका असर आप भारतीय बाजारों पर पड़ते हुए देखेंगे। प्री ओपनिंग सेशन में भी कुछ आता हुआ दिख रहा है। अब सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं, तो ये संकेत इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए काफी अहम आते हुए नजर आ रहे हैं रुपए की कमजोरी का। अमरीश, क्या आप रुपए की कमजोरी से चिंतित हैं या फिर यूं कहेंगे कि 69 से 61 तक की अच्छी मजबूती, और अब थोड़ा बहुत अगर रुपया कमजोर हो भी रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं? चिंता तो है because it is close to 63 and we were looking at a band of about 61 to 63 half. So in case it crosses this band of 63 half, then surely I think it's a cause of worry. पर मुझे लगता है कि possibly it should top out at these levels because the depreciation in the rupee which we have seen in the past few days is because of oil demand, and I think that normally happens and it in fact tapers off. तो मुझे लगता नहीं कि the rupee will actually cross 63 half levels. राइट साथ ही अमरीश, कुछ स्टॉक्स की अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स जिसकी बात हो रही थी, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर के लिए हुआ है। अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी ख़राब है। डोमेस्टिक मार्केट में तो हम देख रहे हैं मार्जिन 5% से घटकर 2% आ गया है। तो ठीक है, जैगुआर लैंड रोवर में हम 16% के मार्जिन देख रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट की स्थिति काफ़ी ख़राब है। टाटा मोटर्स में आप क्या करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि अब भी GLR ड्राइव करेगा, अब भी मौका है, अब भी अपसाइड्स हैं? Absolutely. The way you're seeing the international economy improving, especially in Europe and US, and also China, we expect things to improve going ahead with the new government out there. So clearly I don't expect JLR to slow down, and if you're looking at Tata Motors overall sales, it is clearly dominated by JLR. So that's what is going to drive Tata Motors going ahead. So even at these levels, I would say one should still look at buying it from longer term perspective. Okay. तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टाटा मोटर्स पर खरीदारी करने की राय फंडामेंटल तौर पर आती हुई। लेकिन रुपए पर एक बार फिर से फोकस करते हैं। रुपए में शुरुआत कमजोरी के साथ होती हुई दिख रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं रुपया 63 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ई फॉरेक्स के सौम्य दत्ता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर इस वक्त, करेंसी एक्सपर्ट। मिस्टर दत्ता, बताइए क्या वजह है आप रुपए में इतनी कमजोरी देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि 63 का लेवल रुपी होल्ड कर पाएगा या यहाँ से भी नीचे जाकर और टूटने का खतरा है? देखिए, मेरा ख्याल से जो मिड टू शॉर्ट मिड टर्म जो है वहाँ पर रुपया और थोड़ा कमजोर होने का संभावना है। कि हमने देख रहे हैं कि ओवरसीज मार्केट्स का यूरो को जो तोड़ने का साथ साथ जो 100 पॉइंट कभी वहाँ पर भी वीकनेस देखे हैं, रुपया के अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि S&P वाला इफेक्ट दोबारा आते जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि शायद इसको रिव्यू करे और इंडिया का एक काइंड ऑफ वार्निंग स्केल में डालेंगे। So these kind of two factors are happening.
साथ साथ ये और कंपनीज लगातार बाई कर रहे हैं, जो पहले उन्होंने बंद कर दिए थे स्टॉक विंडो रहने का बावजूद, करीबन 40-50%। ये इन लोग जब तक मार्केट से डायरेक्टली बाइंग कम नहीं करते, इसका इफेक्ट पूरा जारी रहेगा। तो मेरा ख्याल से शॉर्ट से मिड टर्म रुपया के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। ओके, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म रुपए पर दबाव बना रहेगा। दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर इस पर राय देने के लिए। अक्षता, टाटा मोटर्स पर हमने राय ली अमरीश से फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली कितनी बढ़त हो सकती है? क्या अगर एक गैप अप ओपनिंग हो 3 से 5% तो प्रॉफिट बुक करने की राय देगी, शॉर्ट करने की राय देगी, या फिर वहां पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए? Definitely, I will not recommend going short on this stock क्योंकि we are expecting जो near term trend है वो तो strong रहेगा ही. In fact, in the short term also there is a possibility जो recent highs थे 404 के वो एक बार cross हो जाए और around 410-415 के बीच में थोड़ी resistance लेके वहाँ से profit taking आए, क्योंकि trend काफ़ी strong side पे है, इसलिए contract call लेना suggested नहीं है, but हाँ profit taking ज़रूर करनी चाहिए 400 के levels के ऊपर। ओके, दूसरे स्टॉक्स में रैनबैक्सी पे नजरें हैं फिलहाल अमरीश। जिस तरह से दाइची जो है अब जो पुराने प्रोमोटर्स है उनसे फिलहाल कॉम्पनसेशन की मांग भी कर रही है और आगे बढ़ रही है, कदम उठा रही है, क्या करना चाहिए रैनबैक्सी में अब? Ranbaxy, if you see, there has been adverse news all through, whether it is in the business front or whether it's the issues with the current promoters and the ex-promoters. So I think this will carry on for a much longer time. So clearly, Ranbaxy is not an investment buy. Especially after the sort of news flows which we have seen in the last 1.5-2 years. So basically, it's more of a trading bet. And I think from lower levels which we saw in the last about 4 to 5 months, we have seen a decent bounce back. So I don't see much of an upside from here. And because of this news, we could actually see the stock again sliding down. तो फिलहाल रैनबैक्सी के स्टॉक से दूर रहने की राय। फंडामेंटली काफी दिक्कतें साफ तौर पर आती हुई दिख रही, नतीजे कमजोर, और उसके बीच अब जो नए प्रोमोटर्स हैं वो पुराने प्रोमोटर्स पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने काफी कुछ खबरें 2008 में जो डील हुई थी उसमें छुपाई है और $50 मिलियन का एक दावा ठोका है। लेकिन एक और मिड कैप स्टॉक जो आज एक्शन में रहेगा अक्षता, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। कमजोर नतीजे आए हैं बाजार की उम्मीदों के मुकाबले में। हालांकि कंपनी ने 55-60 करोड़ का मुनाफा जरूर दिखाया, लेकिन बाजार की उम्मीद से कमजोर रहा है और मार्जिन्स भी हमारी उम्मीद से कमजोर आते हुए दिखे। स्टॉक पर क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है, कितना कमजोर हो सकता है, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं इसके लिए? नील जी, मुझे लगता है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने जो एक्सपायरी के दौरान एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया था अपसाइड पे, वो एक नए रेंज में आ चुका है। मुझे लगता है 98 का एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर काफ़ी सस्टेनेबली आ चुका है। तो अराउंड 98-99 मुझे लगता है कि अच्छे सपोर्ट्स आएंगे स्टॉक को, और फ्रॉम न्यूअर टर्म परस्पेक्टिव आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय। एक 20-25% की रैली एक्सपेक्टेड है अगले 6 से 8 महीने में। तो मुझे लगता है जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट्स को लेकर, वो एक इन्वेस्टमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए, एंड वन शुड लुक एट बाइंग दिस लेवल एट एवरी डिप। ओके, अमरीश, जो नंबर्स आए हैं धनलक्ष्मी बैंक के, अगर आपने देखे नेट इंटरेस्ट इनकम में हमने अच्छी बढ़त देखी, करीब 40% से ज़्यादा की, लेकिन जो नुकसान था वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। 18 करोड़ के नुकसान के सामने सिर्फ 2 करोड़ का नुकसान रह गया है, क्या करें इसमें? Performance has clearly improved, but then I think it will take possibly another couple of quarters for it to show healthy, bottom line. But then since the performance has improved, I think again the interest will come back into this stock, and I think we should remember that there is a possibility of private sector banks being taken over by the foreign banks as per the new policy of RBI. So from that point of view also there would be interest in private sector banks, including weaker banks like Dhanlakshmi. Okay. अपोलो टायर एक और स्टॉक है अमरीश, जहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। प्री ओपनिंग सेशन में कुछ पॉजिटिव रुझान भी यहां पर देखने को मिल रहा है 2% के आसपास, क्योंकि वीकेंड पर जो डिसीजन आया अमेरिका की एक कोर्ट का वो इनके फेवर में आया, और उनका ये कहना है कि अपोलो टायर्स ने जो कूपर टायर्स के लिए बोली लगाई उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं और समझौता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कूपर टायर्स का जो स्टॉक है वहां पर 13% के आसपास कमजोर होता हुआ दिखा है, और वहां बाजार बंद होते होते ये खबर आई थी दिन के लोस पर वो स्टॉक जाकर बंद हुआ है। क्या इस खबर को अपोलो टायर के लिए पॉजिटिव समझा जाना चाहिए, और यदि हाँ तो कितनी अपसाइड बनती है इस स्टॉक पर?
मैं तो बोलूंगा ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज व्हेन दैट डील वाज डन इट वाज नॉट लाइक्ड बाय द मार्केट्स, बिकॉज जनरली एनी सच लार्ज ओवरसीज डील्स आर नॉट रियली लाइक्ड बाय द मार्केट्स एंड वी हैड सीन अ मेजर करेक्शन. So I think this deal is clearly positive for the Cooper Tires shareholders and not for Apollo Tires. But since this positive outcome has come for for that issue which was happening, so I think you could see a small upside for Apollo Tires immediately. But I think over the next possibly 6 to 8 months, I think it would be overall. I think this takeover would be would have a negative effect on Apollo. Right. लेकिन अक्षता, चार्ट्स क्या कह रहे हैं अपोलो टायर्स के? मुझे लगता है थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर हो रहा है स्टॉक. पहले एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था पिछले फ्राइडे को और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है. जहां तक रोल ओवर्स का सवाल है, नवंबर सीरीज के अंदर हमने बहुत एक्सेप्शनली हाई रोल ओवर्स देखे हैं स्टॉक में. 90% से ज्यादा पोजीशंस रोल ओवर हुई थी और मेरा मानना ये है कि ये लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं. तो अगेन आई वुड से कि बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी है अपोलो टायर्स में, और थोड़ा सा नियर टर्म अगर पर्सपेक्टिव रखे तो 90-95 के जोन में ये स्टॉक बहुत जल्दी आना चाहिए. ओके, तो फिलहाल देख लेते हैं और कहां है आपके लिए कमाई के मौके. एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूजा त्रिपाठी. पूजा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज भी ज्यादातर जानकार काफी बेरिश है और 5 में से 4 कॉल्स में आज बिकवाली की राय आ रही है. आज का पहला कॉल है मैक्सग्रोथ कैपिटल से आशुतोष साधना का और इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली की राय दी है. स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स बिकवाली की तरफ इशारा कर रहे हैं और 2 से 3 दिन में स्टॉक 1025 तक का लक्ष्य दिखा सकता है. अपने अगले कॉल में इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली की राय दी है. प्राइस चार्ट में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है और स्टॉक में और ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है. अगले कॉल में खरीदारी की राय आ रही है. फॉर्च्यून इंटर फाइनेंस के संतोष कुमार सिंह विंडैक्सी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. इस स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन लेवल को अपरीच किया है और आगे भी स्टॉक में मजबूती देखने को मिल सकती है. इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली की राय दी है. इस स्टॉक में नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और 2 से 3 दिन में स्टॉक 2050 तक का लक्ष्य दिखा सकता है. आज का आखिरी कॉल है बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स से इंद्रनारायण बिस्वास का और इन्होंने आईटीसी में बिकवाली की राय दी है. डेली चार्ट्स में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक के टेक्निकल इंडिकेटर्स भी काफी नेगेटिव है. चलिए, तो इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे. अमरीश, क्योंकि नंबर्स के काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं तो आपसे राय चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूबी होल्डिंग्स पर. यूनाइटेड स्पिरिट्स में हमने देखा है मुनाफा जो है काफ़ी बढ़ गया है. 40 करोड़ के सामने हम 95 करोड़ पे देख रहे हैं, यानी 2 गुना से ज़्यादा. हालांकि बिक्री थोड़ी कम ज़रूर हुई. अगर आप यूबी होल्डिंग्स भी देखेंगे, नुकसान था करीब 17 करोड़ का, उसके सामने ज़बरदस्त मुनाफा. तो यूबी होल्डिंग्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों में क्या करें अब? United Spirits, clearly I think the results were extremely good if you compare with the earlier quarter or last year, but I think it is slightly lower than what the analysts were expecting. So I don't see much of an upside immediate for United Spirits. United's holding, I think clearly it was because of share sale of United Spirits. So I don't think one should really read much into those results. लेकिन फ्यूचर रिटेल एक और स्टॉक है अमरीश जो एक्शन में रह सकता है, क्योंकि इनके जो ग्रुप कंपनियों के मर्जर को लेकर सेबी ने सवाल उठाए हैं और उस पर ऐसा समझा जा रहा है कि शायद जांच की जा रही है कि ये मर्जर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं था. इस खबर के दम पर क्या स्टॉक में तेजी होनी चाहिए या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, सेबी ने सवाल उठाए तो स्टॉक कमजोर होगा? No, शायद थोड़ी बहुत तेजी हो सकती है because this is sentimentally positive, especially for the smaller shareholders. So I think from that point of view, you could see some sort of a small move upwards. अक्षता, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर पर आपसे राय लेना चाहूंगा और खासतौर से आईओसी पर, जहां पर सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट करने का मन बना रही है. रुपए की कमजोरी और क्रूड में बढ़त, इन सब के बीच में और साथ ही आईओसी में तो ये नेगेटिव खबर भी डिसइन्वेस्टमेंट की, क्या शॉर्ट करने का मौका बनता है और यदि हाँ तो तीनों में बेहतरीन शॉर्ट कौन सा है? मुझे लगता है कि तीनों को अगर कंपेयर करें तो बीपीसीएल इस समय सबसे वीकेस्ट स्टॉक रहेगा, क्योंकि एचपीसीएल में खासकर हमने लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर होते हुए देखे, प्राइसेस भी काफ़ी फर्म रही हैं. इसलिए आईओसी आई वुड रेकमेंड, इट्स नॉट वेरी क्लियर ट्रेंड राइट नाउ, लेकिन बीपीसीएल इज डेफिनेटली अ शॉर्ट एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, अगर कोई पेयर ट्रेड लेना चाहे तो लॉन्ग शॉर्ट बीपीसीएल एंड गो लॉन्ग ऑन एचपीसीएल.
ओके अक्षता, दो और स्टॉक उस पर टेक्निकल राय लेना चाहता हूं, डिवीज लैब और देना बैंक का। डिवीज लैब के बेहद शानदार नंबर्स आए थे शुक्रवार को, और देना बैंक के काफी कमजोर रहे वीकेंड पर नंबर्स। दोनों स्टॉक में क्या राय होगी? देखिए, डिवीज लैब मुझे लगता है यहाँ से परफॉर्म सकता है क्योंकि फार्मा स्टॉक्स ने अच्छा कंसोलिडेशन देखा था और ऑरबिंदो और बायोकॉन जैसे मिड कैप फार्मा स्टॉक्स ने अच्छा अपटेक दिखा है। डिवीज लैब ने भी फ्राइडे को शुरुआत की थी अप मूव दिखाने की, सो आई वुड से अनदर 5 to 6% अप मूव इज क्वाइट लाइकली इन डिवीज लैब। जहां तक देना बैंक का सवाल है, मुझे लगता है जो 15% को ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था फ्राइडे को, एज सच तो वो प्राइसेस वर क्वाइट फर्म। मुझे लगता है कि अगेन 70-72 इज अ वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक टू क्लियर। पॉसिबली वहां पे हम शॉर्ट पोजीशंस थोड़े बहुत इनिशिएट कर सकते हैं, बट राइट नाउ द स्टॉक विल आल्सो टेक सपोर्ट अराउंड 60-62 ऑड लेवल्स। ओके, तो यहाँ पर अब भारतीय बाजारों की शुरुआत के संकेत। 70 अंक नीचे हम खुलेंगे, सेंसेक्स पर 30 अंक नीचे खुलेंगे, निफ्टी पर आधा % की कमजोरी, एसजेएक्स निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा सा कम कमजोर हम करेंगे शुरुआत, ये संकेत आते हुए भारतीय बाजारों से। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 90 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स पर 25 अंक नीचे है, निफ्टी कमजोरी बढ़ती हुई 175 अंक नीचे अब सेंसेक्स आपको नजर आएगा, निफ्टी पर 50 अंकों की तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। तो 0.5% के आसपास की कमजोरी सेंसेक्स और निफ्टी में होती हुई दिख रही है। प्री ओपनिंग सेशन के मुकाबले में देखें तो हम ज्यादा कमजोरी से खुलते हुए दिखे। कमजोर क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक, सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं से आता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस तीनों ही बेहद कमजोर है, और पीएनबी जिसने खराब नतीजे पेश किए थे शुक्रवार को, आज फिर से कमजोर होता हुआ दिखा है, यहां से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो साफ तौर पर बैंकिंग शेयरों से ही प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। एनएमडीसी एक और स्टॉक है जो इंटरेस्टिंगली 3% की गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। सीमेंट शेयरों पर प्रेशर है। एसीसी देखिए कमजोर खुलता हुआ दिखा है, अल्ट्राटेक में कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है। लेकिन इनके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ी कमजोरी आपको इस वक्त नजर आएगी। मजबूत क्या है निफ्टी पर? डॉक्टर रेड्डीज एकमात्र स्टॉक है जो 0.25% की मजबूती के साथ अच्छा खासा मजबूत दिख रहा है, लेकिन फार्मा स्पेस पूरी तरह से मजबूत दिख रही है। सिप्ला, ल्यूपिन, इन स्टॉक्स को देखिए यहां पर तेजी होती हुई दिख रही है, तो यहां पर थोड़ा सा खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और आईटी शेयरों में भी थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई दिख रही है। एचसीएल टेक और विप्रो जैसे शेयर, इन्फोसिस जैसे शेयर पॉजिटिव खुलने में कामयाब रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा रुझान खरीदारी का बनता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। आइए वायदा कारोबार की तरफ, वहां पर स्टॉक्स में क्या एक्शन है। देना बैंक जिसने कमजोर नतीजे दिए, सबसे ज्यादा नीचे यही स्टॉक नजर आएगा आपको वायदा कारोबार में, 4% की गिरावट। इसके ठीक पीछे है एनएमडीसी, जेन इरिगेशन 3.5% कमजोर होता हुआ दिखा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट है। एचपी, बीपी, आईओसी तीनों ही कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स सरप्राइजिंगली मजबूत नतीजों के बावजूद 2% कमजोर है। वजह यह कि सीएलएसए जैसी दिग्गज एफआई ने इसे डाउनग्रेड किया है, और वजह यह कि नतीजे जो अच्छे दिख रहे हैं वो प्राइस में डिस्काउंटेड है, उन्होंने प्राइस का टारगेट भी इनका घटाया है। तो टाटा मोटर्स अच्छे नंबर्स के बावजूद यहां पर कमजोर खुलता हुआ 2%। बैंकिंग शेयरों पर दबाव बरकरार है। यूको, एचडीएफसी, एक्सिस, लंबी लिस्ट है सारे बैंक्स की जो कमजोर नजर आ रहे हैं। वायदा कारोबार में क्या मजबूत है? सबसे बेहतरीन स्टॉक है डिवीज लैब, 5% का बड़ा उछाल शानदार नंबर्स के बाद आता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने अपना मुनाफा लगभग दुगुना किया है। स्टॉक में जमकर तेजी होती दिख रही है। 1080 है इस वक्त लेवल जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपोलो टायर्स 4% की बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है यूएस कोर्ट के डिसीजन के बाद। यूनाइटेड ब्रूरीज यहां पर 2% का उछाल है। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी 2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स एक्शन में, फार्मा स्टॉक्स पूरी तरह से आज तेजी को लीड कर रहे हैं वायदा कारोबार में भी। न सिर्फ डिवीज लैब बल्कि डॉक्टर रेड्डीज और ऑरबिंदो फार्मा, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बाजार की कमजोरी लिमिटेड होती हुई निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ 6100 के आसपास, 35 अंक नीचे। सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे, आधा % की गिरावट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, मिड कैप शेयर हरे निशान में है आज शुरुआती कारोबार में भी, और स्मॉल कैप भी, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में फिलहाल कोई ऐसा कमजोरी का माहौल नहीं है। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर। बैंकिंग शेयर 1.5% नीचे। जॉइनियर और कौन से स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं आपको? जी क्लियरली नतीजों का असर पड़ रहा है। आप देखिए यूबी होल्डिंग्स जिसकी हम बात कर रहे थे, नुकसान के सामने 1000 करोड़ का मुनाफा है, स्टॉक 8% ऊपर। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नजर रखिए, मुनाफा 2 गुना होता हुआ नजर आया, यहाँ पर भी करीब हम 1.5% की बढ़त फिलहाल देख रहे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पर भी हमने देखा है मुनाफे में बढ़त रही है, कंसोलिडेटेड सेल्स भी बढ़ते हुए नजर आए, स्टॉक वीक होता हुआ नजर आया है फिलहाल।
इसके साथ साथ दूसरे स्टॉक्स में देना बैंक की हमने बात की है। अगर आप देखेंगे यूनाइटेड बैंक जहां पर नुकसान आ गया है, एक मुनाफा था इनके पास 144 करोड़ का, उसके सामने 490 करोड़ का नुकसान, और स्टॉक देखिए आज कितना वीक हो गया, 8% नीचे। तो खराब नतीजों के चलते स्टॉक पर असर पड़ता हुआ। धनलक्ष्मी बैंक जहां पर हमने देखा लॉस कम हुआ है, 18 करोड़ का लॉस था, अब सिर्फ 2 करोड़ का लॉस रह गया, ऊपर है 3% की उछाल फिलहाल इस स्टॉक में आती हुई इस समय नजर आ रही है। इंडियन होटल्स पर भी नजर रखिए, कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो है वो 433 करोड़ का रहा है। ये स्टॉक भी वीक होता हुआ फिलहाल नजर आता हुआ। इसके साथ साथ दूसरे स्टॉक्स में जम्मू एंड कश्मीर बैंक शामिल है, यहाँ पर भी मुनाफा हमने 302 करोड़ पे देखा। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ती हुई नजर आई है। स्टॉक में हल्का सा उछाल, थोड़ी सी खरीदारी इस समय नजर आती हुई। उषा मार्टिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते, यहाँ पर हमने मुनाफा कम होते हुए देखा है काफ़ी ज़्यादा, हालांकि बिक्री फ्लैट रही है, तो ये स्टॉक भी वीक होता हुआ फिलहाल इस समय नजर आ रहा है। तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स एनर्जी जो आज काफ़ी एक्टिव है फिलहाल इस समय। बिल्कुल, एक्शन का साफ तौर पर नतीजे वाले स्टॉक में जैसे आपने कहा, जी शिपिंग एक और स्टॉक है जहां पर 4% की तेजी होती हुई दिख रही है। वक्रांगी सॉफ्टवेयर 5% मजबूत होता हुआ दिखा है, इन कंपनियों के भी नतीजे आए थे। फिनोलेक्स केबल में 2% के आसपास की तेजी नतीजों के दम पर होती हुई दिख रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 5% कमजोर है, एनडीटीवी 4% कमजोर है। नंबर्स के दम पर यहाँ पर एक्शन साफ तौर पर आता हुआ नजर आ रहा है। बाजार का एक्शन कमजोरी के साथ है, लेकिन लिमिटेड है कमजोरी। 6100 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी की। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। अक्षता, पहले एक राय निफ्टी पर 6100 के लेवल पर अगर इंट्राडे के लिए निफ्टी पर कोई ट्रेड करना हो, क्या होगा? आई वुड से कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि 6080 6050 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट्स को कवर करने की ही राय रहेगी मेरी, एंड इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस एट इन दिस बैंड। 6050 6080 के आसपास अगर आए यहाँ पर बाजार, तो वहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन कवर करना चाहिए और नई पोजीशन भी बनानी चाहिए। लेकिन एक स्टॉक जो मिड कैप स्टॉक है जिसकी हम बाजार खुलने के पहले बात भी कर रहे थे अमरीश, और वो है डीवीज लैब। बेहद शानदार नतीजे पेश किए स्टॉक, आज का स्टार परफॉर्मर है। 6% से बड़ा उछाल इस वक्त स्टॉक में दिख रहा है। क्या करना चाहिए? 1080 पर भी खरीदेंगे आप? Yeah, surely there is momentum, and especially post the results, I think this momentum will continue. तो मुझे लगता है कि यहाँ से it can still move up by the 5 to 6% more. So I think even at these levels one could look at buying. अमरीश, अपोलो टायर्स में क्या करें? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो खबरें आ रही हैं इनके पॉजिटिव है। हालांकि जो जिसको खरीद रहे हैं कूपर टायर, वो थोड़ा सा फिलहाल वीकनेस दिखा रहा है। क्या करना चाहिए फिलहाल अपोलो टायर्स में? Like I said earlier, Apollo Tyres मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। Maybe I think the upside could be about 76 to 78 for this stock, but I think over a longer term period it should settle at lower levels of closer to 65. तो यहाँ पर अपोलो टायर्स में थोड़ी सी कमजोरी की रुझान दिख रही है, लेकिन क्या चार्ट्स पर अक्षता शॉर्ट करने के संकेत हैं? यहाँ पर 76 रुपए के आसपास है, 5% ऊपर, या फिर अब भी खरीदारी करेंगे आप? अरुण जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रोलओवर्स बहुत अच्छे हुए अपोलो टायर्स में, 90% से भी ज्यादा पोजीशंस रोलओवर हुई हैं। आई एम अज्यूमिंग दे आर लॉन्ग पोजीशंस, जैसे एक्सपायरी वीक में प्राइसेस फर्म रहे थे। तो आई एम लुकिंग एट लेवल्स ऑफ 85 86 इन द शॉर्ट टर्म, एंड पॉसिबली 90 95 इज द जोन वेयर इट शुड सेटल इन द नियर टर्म। एक स्टॉक अमरीश, यूनाइटेड बैंक, अगर आप देखेंगे मुनाफा था 144 करोड़ का, उसके सामने 490 करोड़ का नुकसान आया है। स्टॉक अब 7.5-8% नीचे चला गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो गया, ग्रॉस एनपीए बढ़ गया, नेट एनपीए बढ़ गया। क्या हो रहा है, क्या किया जाए फिलहाल? Asset quality, I think, was always a worry for some of these PSU banks, and especially the mid-sized to smaller PSU banks like this. So clearly, I think that is what has been shown in the results. So मुझे लगता है कि even going ahead, these banks will continue to be weak. So I think at least for the next 2 quarters, I think one should just stay out and wait and watch for the further results, which I think will continue to be weak. जो कुछ कमजोरी अक्षता दिख रही है बाजार में, वो बैंकिंग शेयरों की वजह से ज्यादा दिख रही है। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा कमजोर है। क्या करें इसके चार्ट्स? क्या यहाँ पर शॉर्ट कवर करने के मौके हैं, या फिर कुछ इस तरह की रणनीति आप देंगे कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया जाए और निफ्टी को सामने हेजिंग के तौर पर खरीदा जाए? कुछ इस तरह की रणनीति बन सकती है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए?
टू एन एक्सटेंट ये सुनील जी, क्योंकि 11,800 का एक बहुत क्रिटिकल लेवल था जो जुलाई हाई से, वहां से ही इस महीने हमने देखा बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट दिखाई है और कंटिन्यूस डिक्लाइन में है। लेकिन कंपेयर टू द निफ्टी यस अभी भी थोड़ा ज्यादा डाउन साइड बाकी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 10,500 10,600 के बीच में आता है। तो मुझे लगता है कि देयर इज मोर डाउन साइड लेफ्ट, जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स शॉर्ट पोजीशंस के साथ काफी डीप करेक्शंस दिखा रहे हैं। तो पॉसिबली बैंक निफ्टी माइट अंडर परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 days, बियॉन्ड विच अगेन 10,500 का एक बहुत अच्छा लेवल होगा जहाँ पे अपनी शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं या फिर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस दोबारा से बना सकते हैं। ओके, क्रॉम्पटन एक और स्टॉक है जहां पर 5% की अब तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। अमरीश, 100 रुपए के आसपास आता हुआ स्टॉक, क्या कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदारी की राय होगी या फिर अब भी आप 1-2 तिमाहियों के और नतीजे देखना चाहेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ये स्टॉक लेना है या नहीं? No, I think one should look at buying because there are signs of a turnaround for this company after pathetic results in the last close to 2 years when it had disappointed majorly and the stock had fallen from 200 plus levels to below about 85-90 levels. So from there we have seen a decent bounce back to 100 plus. So I don't see much of a downside. I think possibly the downside could be about 95-96 for this stock. So in case it comes to those levels, I think one should look at buying. Okay. तो फिलहाल लोअर साइड पर खरीदारी करने की राय। और एक और राय आपसे अमरीश लेना चाहता हूं, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों पर। आईओसी, एचपी, बीपी तीनों ही स्टॉक 2 से 3-3.5% कमजोर हैं इस वक्त। शुरुआती कारोबार में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, क्या करना चाहिए? I think again it's an opportunity to buy at lower levels. I had earlier recommended these stocks, especially HPCL at about 175, 180. From there we saw a level of about 225, 227. From there we have seen some small correction as of now. So I think at levels of closer to 205, I think one should look at buying HPCL because the way the oil prices are going, clearly we don't see much of an upside for the oil, crude oil. It has to, continue moving down. I think that, and that should be positive for, companies like HPCL. At the same time, the way the diesel prices will be increased 50 paise per month, which has been happening for the last so many months. I think that is going to continue, which again should be positive for this company. Okay. चलिए, फिलहाल यहाँ पर राय आती हुई कमजोरी में खरीदारी करने की हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेंगे एक ब्रेक में जाने से पहले वक्त है आप लोगों से विदा लेने का। अमरीश और अक्षता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर आज सारे स्टॉक्स पर और बाजार पर अपनी राय और रणनीति बताने के लिए। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश होगी मिड कैप जैकपॉट शेयर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के राजन शाह अपनी टॉप पिक्स के साथ। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents Pehla Sauda.